पार्ट 5 है इकोनॉमी का। अब मैं आपसे क्वेश्चन बोलूँगा, आप उसे बताना कि आपको वो आता है नहीं आता। भारत में फसल बीमा की शुरुआत कब हुई थी, मतलब कौन से साल में हुई थी? भारत में फसल बीमा की शुरुआत किस साल में हुई थी? पहला ऑप्शन है 1991 टू 1992, दूसरा ऑप्शन है 1994 टू 1995, तीसरा ऑप्शन है 2003 टू 2004, चौथा ऑप्शन है 1999 टू 2000। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1991 से लेकर 1992 तक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन 1994 से लेकर 1995 तक बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 2003 से लेकर 2004 तक, डी ऑप्शन 1999 से लेकर 2000 तक। अगर आपको आता है तो सुन लीजिए, नहीं आता तो अलग चीज़ है। इसका आंसर है 1999 से लेकर 2000 तक। इसे एक पायलट योजना, मतलब इसे शुरुआती रूप से 11 राज्यों में शुरू किया गया था 1999 और 2000 में। अब जैसे एक क्वेश्चन ये बना सकता है, ये थोड़ा मैं ज़्यादा सोच रहे हैं, पर PYQ के अनुसार ये क्वेश्चन बना सकता है कि भाई कि भारत में किस किस का इंश्योरेंस होता है, किस किस का बीमा होता है, सब पे टिक लगा देना, एवरीथिंग सब पे टिक लगा देना। मतलब उसमें अगर आप देखो फसल कि यार फसल का बीमा होता होगा नहीं होता होगा, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस तो हमने सुना है, कार इंश्योरेंस भी सुना है, पर आप फसल का इंश्योरेंस भी लगा देना। और ये मान लो जो फिल्म पायरेसी होती है ना, जैसे फिल्म लीक हो जाती है हॉल से, उनका भी इंश्योरेंस हो जाता है। कृषि लागत व मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर डैश द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थक मूल्य घोषित किया जाता है। इसमें कृषि लागत मतलब CACP कृषि लागत एंड मूल्य आयोग। अब देखो एक क्वेश्चन ये बन सकता है फ्यूचर में कि किसकी अनुशंसा पर या फिर MSP कितना देना है, कौन बताता है, बताइए, है ना? या फिर इनमें तीन चार नाम दे देगा, ये बोलेगा कि इनमें से बताओ जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है NSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उससे क्या जुड़ा हुआ है, तो आप बोल देना CACP जुड़ा हुआ है। CACP कृषि लागत एंड मूल्य आयोग, है ना? कृषि लागत एंड मूल्य आयोग, है ना? अब देखो, अब ऑप्शन सुन लीजिए, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो अब आगे गलत मत करना। राजस्व विभाग, पहला ऑप्शन है राजस्व विभाग, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी है कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग। पहला ऑप्शन है राजस्व विभाग, दूसरा ऑप्शन है कृषि दूसरा ऑप्शन है कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक मामलों का विभाग, चौथा ऑप्शन है व्यय विभाग। अब तो तीसरा ऑप्शन है आर्थिक मामले का विभाग और इसका आंसर है आर्थिक मामले का विभाग। और अगर ये क्वेश्चन आए तो लिख देना कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। अब ये पूछे कि अब मैं फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ आपको, फ्यूचर क्वेश्चन जो PYQ तो ठीक है, अब तो फ्यूचर में आपसे पूछ सकता है, क्या CACP कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा बाध्यकारी होती है? क्या CACP कृषि लागत और मूल्य आयोग जो NSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर अनुशंसा करता है, क्या वो बाध्यकारी होती है? आप बोल देना भाई बाध्यकारी नहीं होती। जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, जो आर्थिक मामलों का विभाग है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, वो अपने अकॉर्डिंग करता है, बस ये रिकमेंड कर सकता है, बाइंडिंग नहीं है। रिकमेंडेशन, इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं होती। और MSP से कौन जुड़ा हुआ है? दो हैं, आर्थिक मामलों का विभाग, कृषि मंत्रालय का कोई सिस्टम नहीं है इससे, आर्थिक मामलों का विभाग जुड़ा हुआ है, और CACP जुड़ा हुआ है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि, है ना? MSP बताता है जो केंद्र सरकार का आर्थिक मामलों का, वही केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसे जो मैं बोल रहा था पहले, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, वो MSP की घोषणा करती है। ये न्यूनतम समर्थन वो घोषणा वो करती है, पर जो कृषि लागत एवं आयोग विभाग है
जो CACP है वो बताता है कि भाई इतना MSP दे दो, पर एंड में ये डिसाइड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसे आपके क्वेश्चन में आर्थिक मामलों का विभाग बोल रखा है। और वैसे इसका जो करेक्ट ट्रांसलेशन है वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। वर्तमान में भारत में 22 अनिवार्य फसलों पर MSP की घोषणा की जाती है। अब ये बोले कि भाई जी वर्तमान में 10 फसलों पर की जाती है, नहीं भाई 22 फसलों पर MSP मिलता है, 22 फसलों पर MSP मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए फ्रेंड। भारतीय खाद्य निगम FCI, भारतीय खाद्य निगम FCI, देखो कितने प्यार से पढ़ा रहा हूँ, की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? उस वर्ष देश के खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं में भारी कमी का सामना करना पड़ा था। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन अगर जैसे ये थोड़ा हम ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब ये बोल सकता है कि जिस वर्ष FCI को बनाया गया था, भारतीय खाद्य निगम को बनाया गया था, इसमें से किस फसलों, कौन सी फसलें कब हुई थी, मतलब कौन सी फसल कम हुई थी? गेहूं कम हुआ था, चावल कम हुआ था, गन्ना कम हुआ था और फल सब्जी कम हुई थी। तो आप आंख बंद करके लगाते ना कि जब FCI बनाया था हम लोगों ने, जब FCI बनाया था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो उस वर्ष गेहूं की फसल कम हुई थी। अब हम रियल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑप्शन ए है 1989, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1965, ऑप्शन डी है 1978, ऑप्शन ए है 1989, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1965, ऑप्शन डी है 1978। अब देखिए अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन, देखिए मैं आपको लॉजिकल गैसिंग बता रहा हूँ, आपको नहीं आता फैक्ट है भाई, आता है या नहीं आता है ना। आप ये देखिए, इसने बोल रखा है गेहूं की फसल में भारी कमी देखने को मिली थी, गेहूं की फसल में भारी। 1965 में हम सबको पता है, हम पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर चल रहा था, उस टाइम अकाल भी आया था, और जब ये सब चीज़ें हो रही थी, इसी के बाद हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, है ना। तो इसका आंसर है 1965, इसका आंसर है 1965। 14 जनवरी 1965 को उसकी स्थापना हुई थी FCI की। ये भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, सांविधिक, है ना। ये एक एक्ट के जैसे सांविधिक जानते हो क्या होता है? सांविधिक निकाय वो बोलते हैं, 3 टाइप की बॉडी होती हैं, 3 टाइप की। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो संविधान के आर्टिकल के अनुसार बनाई होती हैं, वो होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो संविधान के आर्टिकल के अनुसार बनाई होती हैं। जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, UPSC हो गया, और आपका शेड्यूल कास्ट, ये OBC कौन सा बोलते हैं उसे, SC कमीशन हो गया, ST कमीशन हो गया। ये इसके बारे में संविधान में प्रॉपर आर्टिकल दे रखा है कि भाई ये संविधान के अकॉर्डिंग बनेंगी। एक बॉडी होती है, उन्हें बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, हिंदी में नाम नहीं पता, हिंदी में इन्हें बोलते हैं सांविधिक। क्या नाम है? हाँ, संविधिक। आप स्टैट्यूटरी बॉडी लिख लीजिए, स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं, ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं, कि पार्लियामेंट इनके लिए एक्ट पारित करता है, पार्लियामेंट इनके लिए एक एक्ट पारित करता है, उससे बनाई जाती हैं। जैसे आप मान लीजिए तुम्हारा ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, ये बच्चों वाला आयोग हो गया, है ना। और तुम्हारा, और आप मान जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है, जो इलेक्शन से पहले हर साल जनगणना के बाद जो सीटों को मतलब बदलता है कि भाई क्या सीट बढ़ रही है, क्या सीट घट रही है, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन हो गया, ये सब चीज़ें पार्लियामेंट के एक्ट के बाद बनाई जाती हैं। और एक होती है तीसरी टाइप की बॉडी, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना देती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। ये बॉडी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनती है ना। एक लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, एक हो गई एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नीति आयोग। नीति आयोग के लिए ना पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया है, ना पार्लियामेंट में, और ये बॉडी बनती है राष्ट्रपति के आदेश से। ये बॉडी बनती है राष्ट्रपति के आदेश से। राष्ट्रपति मतलब
केंद्रीय मंत्रिमंडल बोलता है कि भाई राष्ट्रपति जी ये बना दो, राष्ट्रपति जी बना देता है। इनके लिए जो एजुकेटिव बॉडी होती है, एजुकेटिव आप समझ सकते हो, कल को ये क्वेश्चन पूछा है कि एजुकेटिव बॉडी कौन सी होती है। एजुकेटिव कौन होती है? सरकार एजुकेटिव होती है ना। और स्टेटरी बॉडी कौन सी होती है? जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अकॉर्डिंग होती है। अब बाहर जो FCI है, ये FCI है, ये कौन सी बॉडी है बताइए? ये बॉडी है, ये स्टेटरी बॉडी है, क्योंकि ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी है। और ये 1964 के एक्ट के थ्रू बनी है। 1965 में बनी थी, 14 जनवरी 1965 में बनी थी। और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और पहला जो इसका जिला कार्यालय खुला था, ये तंजावुर में खुला था। पहला इसका जिला कार्यालय तंजावुर में खुला था। अब ले लीजिए, वर्ष 2020-21 के अनुसार कृषि लागत व मूल्य आयोग CACP अनुशासित नहीं करता। ये बहुत डीप क्वेश्चन है, ये डीप क्वेश्चन है ना। इसमें ना बोल दिया कि भाई साहब, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये इजी क्वेश्चन है। अगर जिस व्यक्ति को थोड़ी नॉलेज होगी वो बता देगा कि 2020-21 के अनुसार जो CACP है वो किस पर नियुक्त, जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि 22 फसलों पे न्यूनतम समर्थन जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। तो इसमें डायरेक्टली ये बोल रखा है कि उन 22 फसलों में से कौन सी फसल नहीं आती। सूरजमुखी नहीं आता, अलसी नहीं आता, मूंगफली नहीं आता, सोयाबीन नहीं आता। पहला ऑप्शन है, मतलब ये ऑप्शन है, सूरजमुखी है, अलसी है, मूंगफली है और सोयाबीन है। अब देखिए, अब जैसे आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, मान लीजिए पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। आप इसमें देखिए यार, सूरजमुखी, सनफ्लावर फेमस है, सनफ्लावर का ऑयल है ना, मूंगफली का ऑयल भी फेमस है, सोयाबीन भी फेमस है, बट अलसी थोड़ा कम फेमस है। तो इसका ऑप्शन है राइट आंसर अलसी। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात तो हम डिस्कस कर लेंगे किस किस फसल पे NSP मिलता है, किस पर नहीं मिलता। परंतु अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, पूछा भाई MSP इस पर मिलता है, नहीं मिलता, गन्ने पे MSP नहीं मिलता, ये गन्ने पे MSP नहीं मिलता, गन्ने पे FRP मिलता है। गन्ने पे अब जैसे इसमें फंसा दे, गन्ने पे MSP मिलता है, नहीं भाई गन्ने पे नहीं मिलता, गन्ने पे FRP मिलता है और उसे भी CACP करता है। अब देखो, अगर 22 फसलों पे, अब भाई 22 फसलें याद कर लो आप, वेल एंड गुड है। अगर आप 22 फसलों को याद नहीं कर पाते, आप ये देख लीजिए कि जो फसल थोड़ी सी कम आम है ना, मतलब थोड़ी सी कम फेमस है, उसको ले लीजिए। किसी फल पे नहीं मिलता, किसी फल पे MSP नहीं मिलता, है ना। अब हम देख ले वाले 22 फसल कौन सी हैं, जिनमें से 14 खरीफ फसलें हैं, 6 रबी फसलें हैं, 2 वाणिज्य है, 2 कमर्शियल क्रॉप है, 6 रबी क्रॉप है, 14 खरीफ क्रॉप है। अब ये फंसा देगा अगली बार कि सबसे ज़्यादा खरीफ फसलें हैं, नहीं, हाँ सबसे ज़्यादा खरीफ फसलें हैं। ये बोल देगा सबसे ज़्यादा रबी फसलें हैं, नहीं भाई सबसे ज़्यादा खरीफ फसलें हैं। और वाणिज्य फसल जो कमर्शियल बोलेगा कि 5 कमर्शियल फसलों पर मिलता है, नहीं भाई 2 पे मिलता है, ठीक है। और एक हो गया कॉपरा और एक हो गया जूट। कॉपरा गोले को बोलते हैं, जूट हो गया, जूट तो आपको पता ही है। जूट में नंबर 1 जो हमारी स्टेट है वो वेस्ट बंगाल है, जो जूट उगाने में नंबर 1 स्टेट है वो वेस्ट बंगाल है। ये और बता देता हूँ मैं आपको, जूट में बहुत पानी की ज़रूरत होती है, ये और बता देता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो विनोद। तो 22 फसलों पर मिलता है, 14 खरीफ की हैं, 6 रबी की हैं, 2 कमर्शियल हैं, इन पे हमें NSP मिलता है। अब फसलें सुन लीजिए कौन कौन सी हैं। खरीफ की फसल सुन लीजिए, खरीफ वाली फसल, धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर। ये इम्पोर्टेंट है, जो ज्वार रागी और बाजरा है ना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। क्योंकि बताऊँ कैसे, महंगी चीज़ है पर मैं आपको बता देता हूँ। ये मिलेट्स हैं, इस टाइम चल रहे हैं, दबा के चल रहे हैं। ये पूछ लेगा इनमें से ज्वार रागी बाजरा खरीफ की फसल है, ज्वार रागी बाजरा खरीफ की फसल है, रबी की फसल है। आंख बंद करके बोल देना खरीफ की फसल है। ज्वार रागी बाजरा, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल भी देखो, तिल भी है, तो तिल, नाइजर सीड और कपास किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। और अगर आपको नहीं आता धान भी, क्योंकि खरीफ वाली फसल को मानसून फसल बोलते हैं,
क्योंकि ये इनका टाइम जुलाई से चालू होता है, जुलाई में दबा के बारिश पड़ती है, इन्हें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे धान है, धान किसकी फसल है? तो चावल है, वो खरीफ की फसल है, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना। अब जैसे रबी की फसल ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, जौ ले लीजिए, जौ। अब जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, वो तो खरीफ की फसल है, और जो जौ है ये रबी की फसल है। ग्राम, मसूर, इकलौती दाल है मसूर की दाल, जो रबी की फसल है। इकलौती दाल कौन सी दाल है? पल्सिस, कौन सी पल्सिस है जो रबी की फसल है, जो रबी की फसल है, बताइए। मसूर है। रेपसीड और सरसों और कुमुस, ये रबी की फसल है। वाणिज्य फसलें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉपरा एंड जूट। वाणिज्य फसलें पहले डिस्कस कर चुके हैं, कॉपरा एंड जूट। अलसी पे MSP नहीं मिलता। अब देखने वाले हैं हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजरा। अगला क्वेश्चन है ये, बताइए आपको आता है नहीं आता। हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजरे में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध की थी? सॉरी, गलती हो गई। हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार अधिशेष के रूप में कौन सी फसल उपलब्ध की थी? देखिए, इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि जब हरित क्रांति पड़ रही थी, जब हरित क्रांति हुई थी, तो बाजार अधिशेष में जो बाजार में कौन सी फसल ज़्यादा, मतलब कौन सी फसल ज़्यादा बढ़ गई थी, या किसानों ने कौन सी फसल उपजाई थी? अगर देखिए, इससे पहले हमने FCI वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसमें बोल रखा था कि जिस वर्ष FCI की स्थापना हुई थी, मतलब 1965 में 14 जनवरी को FCI की स्थापना हुई 1964 के एक्ट के थ्रू। उस वर्ष कौन सी फसल सबसे कम हुई थी, मतलब कौन सी फसल की हालत ख़राब हो गई थी? गेहूं की। तो हरित क्रांति के बाद बढ़ना चाहिए, है ना, बढ़ना चाहिए गेहूं। चलो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। गेहूं और चावल पहला ऑप्शन है, गेहूं और ज्वार दूसरा ऑप्शन है, तिलहन तीसरा ऑप्शन है, चावल और मक्का चौथा ऑप्शन है। चावल और मक्का चौथा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन गेहूं और चावल, यही आंसर है, बिकॉज वो हमें 2020 में बता रहा है। अगर हम PYQ पे काम करते, जिस व्यक्ति ने 2020 का PYQ किया होता, उस व्यक्ति को पता होता कि भाई साहब 2020 में ना, 2020 में गेहूं कम, मतलब 2020 में क्वेश्चन आया था, उसने बोला था कि हरित क्रांति से पहले जो 1965 के बाद आई है, उस टाइम गेहूँ कम हुए थे। तो एक तो गेहूँ बढ़ेगा, और ऊपर से जो ये ज्वार और मक्का है ना, और जो तिलहन है, तिलहन तो भारत में बहुत कम होता है। भारत अभी भी आयात करता है जो एडिबल ऑयल होता है, जो हमारा खाने का तेल होता है, ये म्यांमार थाईलैंड से आयात करते हैं, है ना। और जो ये ज्वार और बाजरा है, सरकार का इन पर जोर है। तभी तो मैंने आपसे बोला था, ऊपर जब हम MSP की फसल बता रहे थे, मैं आपको MSP की फसल बता रहा था, तो ज्वार और मक्का, एक सेकंड के लिए, ज्वार और मक्का, ये मिलट्स हैं। सरकार जोर दे रही है कि भाई मिलट्स खाओ, मोटा अनाज खाओ, मोटे अनाज खाने से कम बीमारी होती हैं, हाई ग्लूकोजन होता है, डायबिटीज वाले लोगों के लिए अच्छा है, हाई फाइबर होता है ना। तभी तो रागी का आटा और फलाना आटा खा रहे हैं। तो ज्वार और मक्का कौन सी फसल है? ये अभी भी भारत में इतनी नहीं उग रही हैं। ये दोनों फसल खरीफ की हैं। गेहूँ रबी की फसल है, चावल खरीफ की फसल है। देख रहा है विनोद किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो हरित क्रांति के बाद भारत में गेहूँ और चावल मतलब बहुत बढ़ने लग गया, और इतना बढ़ रहा है कि सरकार राशन में बांट रही है, लो बेटे खा लो, मौज लो, है ना। अब हरित क्रांति के दौरान गेहूँ और चावल बढ़ा, ठीक है। देखो, हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में हुई। भारत में हरित क्रांति के जन्मदायक MS स्वामीनाथन है। ये एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1966 से 1967 तक भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा गया, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन ले लीजिए। डैश क्षेत्र में भारत की श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है? डैश क्षेत्र में, मतलब सबसे ज़्यादा लोग भारत में कौन से क्षेत्र में काम करते हैं? कुटीर उद्योग, कृषि, लघु उद्योग, वित्तीय सेवा। कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योग, कृषि, लघु उद्योग और वित्तीय सेवा। इस क्वेश्चन को हम 50 बार, इस बात को हम इससे पहले 50 बार डिस्कस कर चुके हैं कि भारत की 55% पॉपुलेशन कृषि से जुड़ी हुई है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि कृषि अविकसित क्षेत्र है, मतलब कृषि भारत को अविकसित अर्थव्यवस्था इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधानता है, और किसान इसलिए गरीब है
जब जैसे मान लीजिए 55% लोग, छोड़ो आप ये ज़्यादा हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, ये बोल रहा है कि 42% काम करते हैं, परंतु बेकार की बातें हैं, ये कम से कम 50% लोग अभी भी कृषि में काम करते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था का बताइए कौन से क्षेत्र में आता है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स ले रहे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। भारत में रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र निर्माण क्षेत्र है, वस्त्र उद्योग है, घटिया बात है। फिर उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, है ना। अब अगला सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उद्योग के बारे में सही नहीं है। मतलब एक फैक्ट दे दिया कि निम्नलिखित में से फैक्ट दे रखे हैं कि कौन सा कृषि उद्योग के बारे में ठीक नहीं है। ऑप्शन ए, हरित क्रांति के परिणाम, हरित क्रांति ने भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर सही नहीं बोला है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाया, कि हरित क्रांति के बाद भारत इंडिपेंडेंट हो गया खाने को लेकर, उसकी उसे अमेरिका से वो घटिया गेहूं नहीं मांगना पड़ता, और अमेरिका जैसे देश हमें घटिया गेहूं नहीं देता। हरित क्रांति ने HYV बीजों का उपयोग शुरू किया, हरित क्रांति ने HYV बीज, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, हाई यील्ड मतलब जो ज़्यादा उपज वाले बीज होते हैं, उनकी शुरुआत हुई। हरित क्रांति में परिणाम स्वरूप तिलहन में सुधार हुआ। हरित क्रांति ने नई तकनीक की शुरुआत की। अब जैसे मान लीजिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, हरित क्रांति से तिलहन में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि भारत आज भी 1966 में हरित क्रांति हुई है, और भारत आज भी आप मान लीजिए अपने तिलहन को लेकर, एडिबल ऑयल को लेकर बहुत लोग मजाक करते हैं कि ना भारत खाने के तेल में आत्मनिर्भर है, ना भारत गाड़ी चलाने के तेल में आत्मनिर्भर है। हम अपना ऑलमोस्ट मतलब मेजॉरिटी ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, है ना। पाम ऑयल जैसे रिफाइंड हो गया, जिनसे और अब सरकार इस पर काम कर रही है। तो ये ठीक है कि भाई हरित क्रांति से HYV बीज, इनके कारण ही हरित क्रांति हुई, नई टेक्नोलॉजी आई, इनके कारण हरित क्रांति हुई। और भाई हम खाद्यान्न उत्पादन में, उससे पहले बता रहा है कि भाई चावल और गेहूं का चावल बहुत सारे बढ़ गए मार्केट में, क्योंकि अधिकतर भारत के लोग यही खाते हैं। और ये आगे देख लेते हैं, हरित क्रांति 1967 से 1967 में शुरू हुई। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, ये क्वेश्चन बन सकता है, इनकी डेथ हो चुकी है। हरित क्रांति में गेहूं चावल का उत्पादन में बहुत तेज वृद्धि हुई, बहुत तेज। आज हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा देश गेहूं चावल से कहीं हटने को रेडी नहीं है। हमारा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। चावल का हमारा देश सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हमारा देश चावल और गेहूं को छोड़ने को रेडी नहीं है ना। हरित क्रांति ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, हरित क्रांति के दौरान भारत ने किस देश से गेहूं का बीज आयात किया था। हरित क्रांति के दौरान भारत ने किस देश से गेहूं का बीज आयात किया था। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी मैक्सिको। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी मैक्सिको। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता तो नॉट वेरी गुड। तो इसका आंसर है मैक्सिको। हरित क्रांति ने भारत में मैक्सिको से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे ये गेहूं का बीज तो इन्होंने बोल दिया कि भाई हमने मैक्सिको से लिया था, चावल का बीज हमने फिलीपींस से लिया था। चावल का बीज किससे लिया था? फिलीपींस से। गेहूं का बीज किससे लिया था बेटे? गेहूं का बीज किससे लिया था? बताओ, गेहूं का बीज किससे लिया था? मैक्सिको से। चावल का बीज किससे लिया था? फिलीपींस से। ये बन सकता है जो चावल का बीज वाला क्वेश्चन है। हम जो क्वेश्चन पास्ट ईयर में आ रखे हैं या जो क्वेश्चन की संभावना है वो तो ठीक है, परंतु जो क्वेश्चन भविष्य में बन सकते हैं, फ्यूचर में बन सकते हैं, हम उन पे फोकस कर रहे हैं पास्ट ईयर के साथ साथ, क्योंकि इतना मूर्ख तो कोई नहीं है कि भाई वही क्वेश्चन रिपीट कर देगा। भारत में मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? जो भारत में मौसमी बेरोजगारी है, जो भारत में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष व तकनीकी, ऑप्शन बी भूतल परिवहन, ऑप्शन सी खनन उद्योग, ऑप्शन डी कृषि। ऑप्शन ए अंतरिक्ष व तकनीक, ऑप्शन बी भूतल परिवहन, ऑप्शन सी खनन उद्योग, ऑप्शन डी कृषि। ऑप्शन ए अब जैसे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आता मान लीजिए,
जैसे मान लीजिए पेपर आपको नहीं आता, तो ना आप क्वेश्चन को ना पढ़िए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कीजिए। भाई बेरोजगारी आपको पता है, बेरोजगारी पता है भाई, काम नहीं मिलना लोगों को। और एक बात मैं आपको बताऊं, जीवन में जो लोग काम कर रहे हैं ना, जो लोग खाली बैठे हैं, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, छोड़ो आप, मैं बताता हूँ। मौसमी बेरोजगारी मतलब जो बेरोजगारी मौसम से जुड़ी हुई है। आप देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप देखिए किस तरह आपको चलना है। पहला हो गया अंतरिक्ष व तकनीकी। भाई अंतरिक्ष व तकनीक से मौसम का क्या मतलब? जो लोग इसरो में काम कर रहे हैं वो ऐसा थोड़ी बारिश हो गई चलो भाई चलो आज छुट्टी है, नहीं भाई। ये या फिर उनका कोई मतलब थोड़ी है कि गर्मी में भेजेंगे, सर्दियाँ भेजेंगे, बारिश में भेजेंगे, वो अलग चीज़ है। सैटेलाइट भेजेंगे या फिर वो देख रहे हैं भूतल परिवहन, जो ज़मीन पे चलने वाला बस वाला है, कि भाई वो ऐसा होता है कि सर्दी के मौसम में खाली बैठ गया, भाई साहब लोग नहीं आ रहे सर्दी के मौसम में। खनन जो कोल वाला है कि भाई आज सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, या फिर आज मौसम नहीं है, जनवरी हो गई, आज मैं काम नहीं करूँगा, है ना, अब काम नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ ये चीज़ इसका आंसर है, सही आंसर है कृषि। सही आंसर है कृषि, क्योंकि देखिए इसमें ये बोल रखा है कि जैसे अब खेतों की बुवाई हो गई, क्योंकि 2-3 महीने लगेंगे पानी, जैसे धान हो गए, धान में पानी लगा दो, एक महीना लगेगा, 1 महीने तक खुद उगता रहेगा, फिर कटाई कर दी, 1-2 महीने तुम्हारे पास खाली है। ये होती है मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के कारण प्रकट होती है। जैसे जो लोग आइसक्रीम बेच रहे हैं, अब भाई सर्दी आ जाएगी, कौन खरीदेगा आइसक्रीम? हाँ, वो अलग बात है कि वो लोग मूंगफली बेचने लग जाएंगे या वो लोग शकरकंदी बेचने लग जाएंगे, पर ये एक टाइप से मौसमी बेरोजगारी है जो सबसे ज़्यादा कृषि में देखी जाती है। और मैं एक बात और बता देता हूँ, चलो महंगी बात है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसका हिंदी में मतलब बता देता हूँ आपको। अब जैसे अगर ये पूछा है कि कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा छिपी हुई बेरोजगारी देखी जाती है, कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा छिपी हुई बेरोजगारी देखी जाती है, कौन से क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखी जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, बताओ वो किस में होगा? वो भी है कृषि। मौसमी बेरोजगारी भी कृषि। भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन काम कर रही है, 50% लोग काम कर रहे हैं, है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी दोनों किस में देखी जाएगी? कृषि में। जैसे अब इन्होंने मौसमी बेरोजगारी पूछ ली, कल को ये पूछ लेंगे कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। तो जैसे कि इसका मतलब ये होता है कि भाई ज़रूरत तो 5 लोगों की है, आपने 7 लोग लगा दिए। जैसे आपके घर का एक लड़का है जो 18 साल के ऊपर का है, वो कमा सकता है एक ही खेत, अगर उन 2 लोगों को कम भी कर दोगे तो भी कोई उत्पादन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आपने उसे लगा रखा है। देख लिए अगला क्वेश्चन है, बाजार अवधि 2020-21 के लिए निम्नलिखित किस खरीफ फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक था? मतलब इसने बोल रखा है कि कौन सी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक था, है ना। अगर कौन सी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि CACP उसको बोल रखा था, कृषि लागत व मूल्य आयोग, वो रिकमेंड करता है, जो आप ये पहले जो रिकमेंड करता है कि भैया इतना न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दो। 22 फसलों पे मिलता है, गन्ने पे नहीं मिलता, गन्ने पे FRP मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ना बड़ी फसल है, लोग सोचेंगे भाई गन्ने पे मिलता है, गन्ने पे नहीं मिलता, गन्ने पे FRP मिलता है। 14 खरीफ फसलों को मिलता है, 6 रबी फसलों को मिलता है, 2 कमर्शियल फसलों को मिलता है। कमर्शियल, अब जैसे कोई बंदा बोलेगा कि कॉटन कमर्शियल जो कॉटन होता है, जो कॉटन है, जो कपास है, वो कमर्शियल फसल है नहीं, परंतु वो उसमें खरीफ में आती है, वो खरीफ में आती है, कमर्शियल फसल में आती है ओनली कोपरा आती है और जूट आता है। कमर्शियल फसल में कोपरा एंड जूट आती है। 14 खरीफ फसलों को मिलता है और 6 रबी फसलों को मिलता है ना। और खरीफ फसलों को मानसून फसल भी कहते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा बारिश होती है ना। ठीक है, अभी इसमें पूछा था कि सबसे ज़्यादा MSP किसका है, और MSP कौन घोषणा करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। आपके आंसर में पिछली बार दे रखा था आर्थिक मामलों का विभाग। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा किस पे MSP थी 2020-21 में। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो आप देखो, जैसे ज्वार हो गया भाई, जैसे पहला ऑप्शन है तिल, दूसरा ऑप्शन है उड़द, तीसरा ऑप्शन है ज्वार, चौथा ऑप्शन है रामतिल का बीज। अब आप देख लीजिए, उड़द और ज्वार तो नहीं होंगे,
छोड़ने से अच्छा है अटैम्प्ट करो। अटैम्प्ट भी कैसे करो, तुक्का मारो, तुक्का भी कैसे मारो, साइंटिफिकली तुक्का मारो भाई, क्योंकि ये जो फसलें है ना ये कुंटल में बिकती है। 2,000 रुपये 3,000 रुपये किलो, 3,000 रुपये कुंटल हो जाएगी, 3,000 रुपये कुंटल हो जाएगी। और ये बाजार में 40-50 रुपये किलो मिलती है, 40 से 50 रुपये किलो। और जहाँ अगर आप तिल लेने जाओगे या तिल का तेल लोगे, तिल आपको 100-150 रुपये से कम नहीं मिलेगा। तो कौन सी फसल महंगी हुई, किस पे ज़्यादा MSP मिलेगा? तो तिल हो गया और राम तिल का बीज हो गया। आपने इस क्वेश्चन को 50-50 एलिमिनेट कर दिया। इसका आंसर है राम तिल का बीज, इसका आंसर है राम तिल का बीज, है ना। सबसे ज़्यादा राम तिल के बीज में वृद्धि हुई थी, है ना। और फिर आगे देखते हैं। और अब ये बदलता रहता है, और इस टाइम सबसे ज़्यादा, इस टाइम जो सबसे सबसे महंगा बिक रहा है, जो इस टाइम सबसे महंगा बिक रहा है, जो इस टाइम नाइजर सीड है ना, नाइजर सीड है, उसके सबसे ज़्यादा रेट बढ़े हैं। उसके बाद तिल के रेट बढ़े हैं। उसके बाद मान लीजिए अरहर के रेट बढ़े हैं, क्योंकि आप देख लीजिए जो नाइजर सीड है ना, ऑलमोस्ट 1,000 रुपये तो उसके रेट बढ़ गए हैं। कि मतलब जैसे मान लीजिए पहले उसको मिलती थी 5,000 MSP, तो अब मिल रही होगी 6,000 MSP, है ना। उसके रेट बढ़ गए हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा था इन्होंने 2019-20 और 2021-20 के बीच तक मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य में पूर्ण वृद्धि कितनी हुई। ये क्वेश्चन करने लायक नहीं होते, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। ऐसे क्वेश्चन आए, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको आता है तो करो, आपको नहीं आता तो मत करो। ऐसे क्वेश्चन नहीं करने लायक होते। पहला ऑप्शन है 90 रुपये, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा कितना 110 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 210 रुपये, चौथा ऑप्शन है 170 रुपये। तो अब मक्का में जो वृद्धि हुई है वो 90 रुपये वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो लोग कृषि में काम कर रहे हैं, जो लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 90 रुपये वृद्धि हुई है ना, 90 रुपये वृद्धि हुई है। पहली बार MSP कब बढ़ाया गया था, पहली बार MSP कब दिया गया था? 1966 से 1967 में। पहली बार MSP कब गया था? 1966 से 1967 में। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, ये भी MSP पे है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत न्यूनतम गारंटी की कीमतें तय की जाती हैं, बाजार की कीमतों जिनसे नीचे नहीं गिर सकती। बाजार कीमतें जिनसे नीचे नहीं गिर सकती। यदि कीमतें पर कोई खरीदार उपलब्ध नहीं है तो इसमें ये बोल रखा है कि भाई कि अगर कोई खरीदार उपलब्ध नहीं है, तो मतलब ये बोल रखा है कि अगर बाजार मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य ऐसा है कि भाई मान लीजिए आपने गेहूं के रेट तय कर दिए कि भाई 2,200 रुपये कुंटल बिकेगा गेहूं, 2,200 रुपये कुंटल बिकेगा, है ना। अगर बाजार वाले बोल रहे हैं कि भाई साहब हम तो देंगे 2,000 रुपये, हम तो देंगे 2,000 रुपये, तो किसान के पास ये होता है कि भाई मैं बाजार में क्यों बेचूं, मैं सरकार को बेच दूंगा, सरकार खरीद लेगी मेरे गेहूं को। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक टाइप से किसान को बोलने का, और मैं बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा MSP जैसे जब फसल उगने के बाद नहीं होता, फसल उगने से पहले ऐलान कर दिया जाता है। MSP फसल उगने से पहले ऐलान किया जाता है, ना कि बाद। मतलब रुपाई के सीजन से पहले ऐलान कर दिया जाता है, जब फसल उगने वाली होती है, जब किसान बीज बोने वाला होता है, जब किसान ने अभी कुछ नहीं किया होता, उससे पहले सरकार बोल देती है हम भाई इतना MSP देंगे। और गन्ने पे MSP नहीं मिलता, मैं आपको पहले बता दूं, सरकार उससे पहले बोलती है। कटाई फसल उगने के बाद नहीं बोलती, फसल मतलब जब फसल बिल्कुल ही बीज डालने वाले होते हैं उससे पहले ही, बीज डालने से पहले ही MSP का ऐलान कर देती है कि भाई इतनी MSP देंगे। और सरकार किसानों से बोलती है कि हम उगाओ, अगर कोई इससे कम, इससे नीचे तो आपका नहीं बिकेगा, हम खरीद लेंगे। सरकार खरीद लेती है। और मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये बहुत महंगी बात है। सरकार ने ना इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम सारी फसल हम खरीदेंगे। सरकार कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, इसकी लीगल बाइंडिंग नहीं है कि सरकार बोले कि भाई सबकी फसल हम खरीद लेंगे, सबकी फसल हम खरीद लेंगे। जो भी किसान आंदोलन हुआ था वो यही तो बोल रहे थे कि सरकार बोल दे कि इससे कम पे बिकेगा तो हम खरीद लेंगे सारी फसलें। नहीं भाई,
किसान के पास ऑप्शन सरकार मना कर सकती है, किसान सारे गेहूँ लेके आ जाएंगे, सरकार क्या करेगी? सरकार का FCI भर जाएगा, जो FCI 1965 में बना था और जो जो स्टैट्यूटरी बॉडी है एक्ट के थ्रू बना था 14 जनवरी 1965 में, और उस जिस साल और 1964 के एक्ट के थ्रू बना था, और जिस साल बना था उस साल में कृषि जो गेहूँ था, गेहूँ कम हुआ था। अब अगला ले लीजिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया? सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? सदाबहार क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, हराम के पिल्लों ने। सदाबहार क्रांति का प्रयोग मतलब भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? आर के वी रवि, MS स्वामीनाथन, राज कृष्णा, नॉर्मन बोरलॉग। दोबारा सुन लीजिए, पहला ऑप्शन है RKV रवि, दूसरा ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, तीसरा ऑप्शन है राज कृष्णा, चौथा ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग। इसका आंसर है MS स्वामीनाथन। सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग 1990 में, सदाबहार क्रांति की शुरुआत, जैसे हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में। सदाबहार क्रांति की शुरुआत हुई 1990 में, और उसके जन्मदाता कौन थे? वो भी MS स्वामीनाथन थे। इन्होंने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया। यह भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। सदाबहार क्रांति का मतलब है कि कृषि को टिकाऊ बनाना, पर्यावरण को भी, जैसे उससे पहले इन्होंने हमसे पूछा ना सतत विकास वाले में, इन्होंने बोला कि भाई हम कृषि को टिकाऊ बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे कि भविष्य के लिए नुकसान हो। अब सदाबहार क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। सब पहली बार का प्रयोग किया गया 1990 में, और हरित क्रांति के जनक भी कौन है? MS स्वामीनाथन। सदाबहार क्रांति क्या होती है कि कृषि को टिकाऊ बनाना, कि पर्यावरण के अनुकूल बनाना, कि ऐसा ना हो कि पर्यावरण को नुकसान हो। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, वस्तुओं का भौगोलिक संकेत, BIS GI टैग है ये, वस्तुओं का भौगोलिक संकेत जिसे बोलते हैं GI टैग, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? जो GI टैग का अधिनियम था, GI टैग सुनते हैं कि जैसे कि बासमती चावल को मिल रखा है, दार्जिलिंग टी को मिल रखा है, नागालैंड की मिर्ची को मिल रखा है, कहीं के आम को मिल रखा है ना? तो यहाँ पर लीची को, मुजफ्फरनगर में लीची को मिल रखा है ना? तो यहाँ GI टैग होता है कि भाई ये तो हमारी है, ये तो हमारे लिए फेमस है, ये हम उगाते हैं इसे। वस्तुओं का भौगोलिक संकेत GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन है ना, GI टैग, पंजीकरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1990, 2009, 1999, 1986। इसका आंसर बताइए। 1919, 2009, 1999, 1986। इसका आंसर है 1999, जब लागू हुआ GI टैग, है ना? अब ये 1999 में लागू हुआ, और ये भी एक्ट के थ्रू आया था, एक्ट के थ्रू आया था। तो जो GI टैग करने वाली बॉडी होगी वो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पार्लियामेंट के, जिनमें पार्लियामेंट का रोल है उन्हें बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। जिनमें केवल सरकार का रोल है, राष्ट्रपति का रोल है, उन्हें बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल का रोल है उन्हें बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब GI, जैसे मान ले कोई जगह मशहूर है, उसको GI, कोई जगह का कोई सामान मशहूर है, उसको GI टैग दे दिया गया, है ना? पहला GI टैग दिया था दार्जिलिंग टी को, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन के साथ हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब इन्होंने हमसे पूछा, भारत सरकार डैश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? भारत सरकार जो भारत सरकार MSP पे किसानों के गेहूँ खरीदती है, जो फसल खरीदती है, वो किसके माध्यम से खरीदती है? ऐसा थोड़ी कि मोदी जी खुद जाते हैं, ये तो बोलते हैं भाई अपनी फसल दे दो, नहीं। भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? पहला ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि बाजार, तीसरा ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम, दूसरा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय बाजार, तीसरा ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका खाद्य निगम, जिसे 1965 में बनाया गया था 14 जनवरी को। जिस वर्ष बनाया गया था उस वर्ष गेहूं कम हुआ था, है ना? और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी है। पहला इसका जिला ऑफिस बना था तंजावुर में, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और मैं एक बात बता दूं, MSP की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 1967 में। MSP की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 1967 में।
अब अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल। कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? सरसों, सीसम, मूंग, बाजरा। सरसों, सरसों, सीसम, मूंग, बाजरा, है ना? सरसों, सीसम, मूंग, बाजरा, बताइए क्या है इसका आंसर? है बाजरा। बाजरा एक स्थूल अनाज है, मोटा अनाज है। और ये मूंग की ये फसल नहीं है। मूंग का तेल भी मुझे पता नहीं था होता है नहीं, लेकिन आज पता लग गया मूंग का तेल भी होता है ना? बाजरे का तेल नहीं होता। बाजरा मोटा अनाज है। देखो मैं बताऊं, बाजरे में ना, जब हम बाजरे को करेंगे तो बाजरे में सबसे कम फैट निकलता है ना? और बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? राजस्थान। बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? राजस्थान। बाजरा खरीफ फसल है, रबी फसल है? बताइए कौन सी फसल है? बाजरा खरीफ फसल है। क्या बाजरे पे एमएसपी मिलती है? जी भाई, बाजरे पे एमएसपी मिलती है। क्या बाजरा मिलेट्स में आता है? हाँ भाई, मिलेट्स में आता है, श्री अन्न में आता है। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों से भोजन खरीदता है? भोजन, अन्न, हैंचो ने भोजन लिख रखा है, पागल है। कि एमएसपी कौन खरीदता है? एमएसपी किसानों से एमएसपी कौन खरीदता है? एमएसपी कौन खरीदता है किसानों से, है ना? मतलब एमएसपी पे गेहूं कौन खरीदता है, फसल कौन खरीदता है किसानों से? तो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। भारतीय खाद्य निगम, बी निशुल्क बाजार, सी एमएसपी मार्केट, नहीं एपीएमसी मार्केट, डी किसान सहकारी समितियां। एमएसपी कौन खरीदता है? ये हम सबको पता है, एफसीआई खरीदता है। ये हम सबको पता है, एफसीआई खरीदता है। भारतीय खाद्य निगम की मतलब एफसीआई करता है, एफसीआई स्टोर करता है, एफसीआई के गोदाम है और किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। 14 जनवरी 1965 में बना था, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? एक सेकंड। एक तो रबी होती है, एक खरीफ होती है, एक जायद होती है। जायद में मान लीजिए आप, रबी, खरीफ और जायद में ज़्यादातर होती हैं जो फल सब्जी होती हैं, वो जायद की फसल होती हैं। तो सबको पता है, तरबूज, ककड़ी, कद्दू, ये सब जो तरबूज, ककड़ी, कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी तरबूज, ऑप्शन सी कद्दू, ऑप्शन डी ककड़ी। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी तरबूज, ऑप्शन सी कद्दू, ऑप्शन डी ककड़ी, है ना? है ना? अब इसका आंसर है सरसों। सरसों रबी की फसल है और सरसों पे क्या मिलता है? एमएसपी मिलता है। सरसों का तेल खाते हैं हम, है ना? जायद की फसल को गर्मी और शुष्क हवाओं में सहने वाली अच्छी फसल होती हैं। अब ये पूछ सकता है ज्योग्राफी में कि जायद की फसल की खासियत क्या होती है? ये गर्मी और जो गर्म हवा होती है ना, जो ड्राई एयर होती है, उसको सह लेती है। गर्मी और गर्म हवा को सह लेती है जायद की फसलें, ठीक है? ये मार्च अप्रैल के बीच में बोई जाती है और जून जुलाई के बीच में काटी जाती है। मार्च अप्रैल जब गेहूं की कटाई हो जाती है, जब बो देते हैं, और जब चावल बोने वाले होते हैं उससे पहले काट लेते हैं। मार्च अप्रैल में बोते हैं और जून जुलाई में काट लेते हैं। तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज सब जायद की फसलें हैं, सब जायद की फसलें हैं। अगला सुनिए, भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो एफएसएसआई है, जो बताता है कि भाई ये खाना अच्छा है, ये खाना बुरा है, जो हलवाई की दुकान पर रेड करता है ना, कि आप घटिया खाना बेच रहे हो। एफएसएसआई का मुख्यालय कहाँ पर है? खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई। चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बताइए बेटे कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, है ना? ये 2006 में स्थापित हुआ था और ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये भी एक्ट के द्वारा हुई थी। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी एक्ट के द्वारा हुई थी। ये भी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा हुई है। कल को ये हमें 4 बॉडी दे देगा, पूछ लेगा बताओ भाई इनमें से कौन सी बॉडी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा हुई है? तो इसमें हमने 2 बॉडी देख ली, एफसीआई और ये एफएसएसआई। ये दोनों पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा हुई हैं। ये हमें ऐसे पागल बनाएगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में है? नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली टॉप बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये लिखा जाता, और ये 2006 में बना है, 2006 के अधिनियम में बना है, 2006 में,
है ना। भारत सरकार की राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान किसान नीति को मंजूरी कब दी? सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब दी? भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब दी? 2007, 2010, 2018, 2001। 2007, 2010, 2018, 2001। अब बताइए क्या आंसर है इसका? आंसर लिख के बता दीजिए। इसका आंसर है 2007। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को वर्ष 2007 में मंजूरी प्रदान की। पहली बार जो राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा हुई थी वो 2000 में हुई थी, है ना। और ये नीति मुख्यतः देखो, ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि 2000 में नीति आई और 2007 में उसको परमिशन मिल गई कि भाई कर लो आप। देखिए ये फिर आप बोलते हो डेवलपमेंट हो रही है देश में। अब अगला क्वेश्चन ले लीजिए। निम्न में से किस मवेशी की नस्ल का उपयोग दो उद्देश्य के लिए किया जाता है? बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। निम्न में से किस मवेशी की नस्ल का उपयोग दो उद्देश्य के लिए किया जाता है? देखिए, पहला ऑप्शन है देवानी, दूसरा ऑप्शन है साहिवाल, तीसरा ऑप्शन है गिर, चौथा ऑप्शन है अंगोल। पहला ऑप्शन है देवानी, दूसरा है ओंगोल, तीसरा है गिर, पहला दोआनी, दूसरा साहिवाल, तीसरा गिर, चौथा है अंगोल। आपको नहीं आता होगा, बहुत अलग अलग क्वेश्चन है। ये है, इसका आंसर है अंगोल। और मैं बताऊं आपको, बहुत महंगी बात है, इन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, जो अंगोल है वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। एक रेस होती है जो पारंपरिक बैलों की लड़ाई होती है, उसमें अंगोल मवेशी भाग लेते हैं। एक तो गाय के रूप में यूज़ कर लो इन्हें, और ऊपर से ये लड़ाई में भाग लेते हैं। दो हो गया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अंगोल गाय कहाँ पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। दोआनी गाय कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है तुम्हारा महाराष्ट्र में भी, मराठवाड़ा में, और कुछ कर्नाटका में। गिर गाय कहाँ पाई जाती है? ये गुजरात में पाई जाती है। साहिवाल गाय कहाँ पाई जाती है? ये पंजाब में पाई जाती है। अब ये कुछ ऐसे फंसा देगा तुम्हें, ये चार दे देगा, देवानी, साहिवाल, गिर, अंगोल। इनमें से भारतीय नस्ल की गाय कौन सी है? तो हम बोलेंगे भाई भारतीय नस्ल की गाय तो यही है, चारों भारतीय नस्ल की गायें हैं। ये चारों भारतीय नस्ल की गायें हैं। अब अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत इजी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है ऑटोमोबाइल उद्योग से, कृषि उत्पादन से, पेट्रोलियम उद्योग से, आयात निर्यात से। आई होप मुझे इसे बताना नहीं जरूरत ना पड़े। ये कृषि उद्योग से संबंधित है। ये फसल, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, जब फसल बोई भी नहीं होती ना, जब बीज लगाया भी नहीं होता, उससे पहले ऐलान कर दिया जाता है कि भैया हम इतना देंगे, अगर आप में दम है तो ये फसल उगा लो। और ये किसानों का एक टाइप से बीमा है। और मैं आपको बता दूं, पहली बार औपचारिक रूप से फसल बीमा कब शुरू किया था? 1999 और 2000 में। 1999 और 2000 में, है ना। एक टाइप से फसल की गारंटी है कि भैया इससे कम तो हम नहीं बिकने देंगे आपकी फसल। FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो 1965 में बना था, है ना, समय समय पर खुले बाजार और पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य करता रहा है। बहुत टफ क्वेश्चन है, मतलब टफ तो नहीं है, पर गेहूँ मतलब खुले बाजार में ये गेहूँ खरीदता है, किसानों से गेहूँ खरीद लिए। अब ये पूछ सकता है खुले बाजार की क्रिया क्या होती है। जैसे FCI ने किसानों से गेहूँ खरीद लिए, भाई FCI को मजबूरी है, सरकार को इलेक्शन जीतना है। सरकार बोलेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग MSP बांटो। अब FCI ने खरीद लिए, पूरे गोदाम भरे पड़े हैं, चूहे खा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, गेहूँ सड़ रहा है। तो FCI क्या बोलता है? FCI उसे खुले बाजार में बेच देता है। FCI बोलता है इंडस्ट्रियलिस्ट से या स्टेट गवर्नमेंट से बोलता है, या इंडस्ट्रियलिस्ट से बोल देता है, बेटे आ जाओ हमसे खरीद लो, हमसे गेहूँ खरीद लो, सही रेट पर खरीद लो। तो गेहूँ से क्या बनती है? शराब बनती है। शराब पी लो आप, शराब पी के मस्त हो जाओ। तो इसका ऑप्शन है गेहूं का न्यूनतम विक्रय मूल्य। ऑप्शन ए है गेहूं का न्यूनतम विक्रय मूल्य। ऑप्शन बी है गेहूं का बिक्री कार्यक्रम। ऑप्शन डी है ऑनलाइन गेहूं बिक्री योजना। ऑप्शन सी है ऑनलाइन गेहूं बिक्री योजना। ऑप्शन डी है खुली बाजार योजना। ऑप्शन डी खुली बाजार योजना। ऑप्शन सी ऑनलाइन गेहूं बिक्री योजना। ऑप्शन बी गेहूं बिक्री योजना। ऑप्शन ए न्यूनतम समर्थन विक्रय।
इसका आंसर है खुली बाजार बिक्री योजना। वो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता आप देख लीजिए उसमें क्या लिखा हुआ है, खुला बाजार लिखा हुआ है। खुला बाजार एक ही उसमें है तो आप खुला बाजार लगा दीजिए, खुला बाजार लगा दीजिए। जैसे इसमें दे रखा है गेहूं का न्यूनतम विक्रय मूल्य। अब भाई क्या इसमें क्या हमसे बोल रहा है, क्या न्यूनतम तो दे नहीं रखा कि गेहूं बिक्री कार्यक्रम और गेहूं बिक्री कार्यक्रम होता है जो हमेशा होता रहता है, कार्यक्रम होता है जो हमेशा चलता रहता है, टाइम टू टाइम होता रहता है। इसने बोला समय समय पर, कोई कंफर्म समय नहीं है ना। FCI 1965 में बना था, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। पहला इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना था तंजावुर में बना था। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय कृषि बाजार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राष्ट्रीय कृषि बाजार से संबंधित कौन सा सही है। ऑप्शन ए, यह एक आम ई मार्केट प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन ए, यह एक आम ई मार्केट प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन बी, यह वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा स्थापित है। ऑप्शन सी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक नीलामी का प्रावधान है। ऑप्शन डी, यह विभिन्न राज्यों के लिए कई लाइसेंस प्रदान करता है। ये विभिन्न राज्यों के लिए कई लाइसेंस प्रदान करता है। अब ऑप्शन ए, यह एक आम ई मार्केट प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन बी, यह 2015 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक नीलामी का प्रावधान है। ऑप्शन डी, यह विभिन्न राज्यों के लिए कई लाइसेंस प्रावधान प्रदान करता है। आपको नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, यह इसका आंसर है, यह है डी ऑप्शन है, यह विभिन्न राज्यों के लिए कई लाइसेंस प्रदान करता है। अब जैसे इसमें पूछ सकता है, ये 2016 में नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी, 2016 में शुरुआत की गई थी इसकी। इसका उद्देश्य है कि भाई किसान घर बैठे ही अपनी फसल बेचते, है ना। जैसे मीशो पे लोग अपना सामान बेचते हैं ना, वही है। और इसका मेन मुद्दा है कि अलग अलग मंडियों को जोड़ना। जैसे मान लो यूपी की मंडी जोड़ दी, बिहार की मंडी जोड़ दी, सारी मंडियों को एक साथ जोड़ देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है। चाय, कॉफ़ी एंड काजू। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए चाय, कॉफ़ी एंड काजू। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। चाय, कॉफ़ी एंड काजू। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। मैं आपको ये बता दूं, चाय में सबसे ज़्यादा पानी लगता है। हिंदुस्तान में जितनी भी फसल उगती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा पानी लगता है चाय में। सबसे ज़्यादा पानी लगता है चाय में। रोपण कृषि एक वाणिज्यिक कृषि खेती श्रेणी में आता है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि श्रेणी के अंतर्गत आता है। मतलब ये तीनों ही कमर्शियल क्रॉप हैं। ये वर्ष भर में, क्योंकि ये इस कृषि में जो रोपण कृषि होती है, इसमें पूरी साल फसल उगाई जाती है। यह कृषि बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें जो रोप कर उगाने वाली फसल है सबसे ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू, रबर, केला और कपास। ये सारी फसलें कमर्शियल फसल हैं। परंतु MSP में जो कमर्शियल फसल बोली गई है, वो बोली गई है, कौन सी बोली गई है MSP में, वो कोपरा जिसे गोला बोलते हैं, और वो तुम्हारा जूट, कपास। उसमें जो MSP में कपास को जोड़ा गया है वो खरीफ फसल के रूप में जोड़ा गया है। गन्ना MSP में नहीं है, चाय नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, काजू नहीं है, न रबर है, न केला है ना। तो ये सारी फसल रोपड़ फसल है। कोई हमसे पूछ लेगा कि रोपड़ फसल कौन सी, रोपड़ फसल की खासियत क्या होती है, निम्नलिखित में से पहला इसका आंसर है कि ये पूरी साल उगाई जाती हैं। इनमें श्रम और पूंजी की बहुत आवश्यकता होती है। इसमें अधिकतर वाणिज्य फसलें जो कमर्शियल क्रॉप हैं, जैसे भाई आप, जैसे बंदे ने चाय उगाई, वो कितनी चाय पिएगा, वो चाय बिकती है ना। और चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू, रबर, केला और या कपास, ये सब रोपण फसलें हैं, ये पूरी साल उगाई जाती हैं। अब ले लीजिए, अब अगला क्वेश्चन ले लीजिए। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है। जो झूमिंग खेती होती है उसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या कहा जाता है। झूमिंग खेती को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहा जाता है। ऑप्शन ए झूम कृषि। ऑप्शन बी मोनोफसल। ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी सिंचाई तंत्र। ऑप्शन ए झूम कृषि, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उत्तर पूर्वी भारत है ना, उसमें झूमिंग कृषि होती है उसको क्या कहा जाता है। झूम कृषि, मोनोफसल, मिश्रित खेती प्रणाली और सिंचाई तंत्र। अब
इसका आंसर है झूम कृषि। मोनो फसल, मोनो मतलब होता है एक, एक होता है एक, जैसे मोनोलिथ होता है ना, मोनोलिथ, मोनो मतलब होता है एक, जहाँ पर एक फसल उगाई जा रही है उसे बोलते हैं मोनो। मतलब आप मान लीजिए पूरी साल या एक सीजन में एक ही फसल उगा रहे हो। एक होता है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती ये होता है कि भाई आप एक सीजन में कई फसल उगा रहे हो, जैसे कि एक तरफ गेहूँ उगा दिए, फिर फल सब्जी उगा दी, फिर कुछ और उगा दिया, फिर गेहूँ उगा दिए, ऐसे ये होती है मिश्रित। सिंचाई तंत्र तो पता है, जो जो सिंचाई करने के लिए तंत्र होता है, ट्यूबवेल मान लीजिए, कैनाल मान लीजिए। और जो झूम कृषि है इसके बारे में भी हम लोगों को पता है, आगे पढ़ने वाले हैं। झूम कृषि एक भारत की आदिम कृषि है। ये इसमें क्या होता था, पहले क्या होता था, पेड़ों को काट दिया, जैसे जहाँ हम मान लो जंगल में कृषि करनी है, पेड़ों को काट दिया और वहाँ पर उन्हें काट कर जला दिया, और फिर जला दिया, छोड़ दिया उसे। मतलब ये है कि यार एक जगह हमने खेती करी, फिर उसे छोड़ दिया, वहाँ पर आग लगा के छोड़ दी, और आग लगा के बुझा के छोड़ दी, ताकि वो ज़मीन दोबारा फर्टाइल हो जाए। फिर दूसरी जगह फिर दूसरी जगह करो, फिर तीसरी जगह करो, ऐसे करते रहो। ये भारत में ट्राइबल लोग करते हैं। और ये मिट्टी की जो स्वास्थ्य होता है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, उसको बनाए रखने में हेल्पफुल होती है ना। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में झूम खेती होती है। झारखंड में झूम खेती को कुरुवा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पूछ सकता है कि कुरुवा क्या है, खबरों में रहने वाला शब्द कुरुवा क्या है। खबरों में रहने वाला शब्द कुरुवा क्या है, आप बताइए कुरुवा क्या है। कुरुवा झूम खेती का एक प्रकार है, कुरुवा कृषि का एक प्रकार है। अब झूम खेती में क्या होता है, यहाँ फसल करी, कुछ साल के लिए, एक दो सीजन के लिए, 3-4 सीजन के लिए छोड़ दिया, दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह चले गए। इससे क्या होता है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है ना, वो बनी रहती है ना। अब अगला क्वेश्चन सुन लीजिए। फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी आपूर्ति क्या कहलाती है। फसलों को मतलब रेगुलरली पानी देने वाली जो वो है, वो क्या कही जाती है। ऑप्शन ए सिंचाई, ऑप्शन बी बुवाई, ऑप्शन सी उर्वरक, ऑप्शन डी जुताई। ऑप्शन ए सिंचाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट आंसर पे आ जाता हूँ। सिंचाई में पानी देते हैं, बुवाई में हम बोते हैं, उसका पानी का कोई रोल थोड़ी है, बीज बो रहे हैं। जुताई में हम खेत को जोत रहे हैं। और उर्वरक मतलब होता है फर्टाइल, जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं। इसका आंसर है सिंचाई। सिंचाई में समय समय पर पानी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धान्य मतलब अनाज फसल नहीं है, कौन सी अनाज फसल नहीं है। ऑप्शन ए सीसम, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी मक्का। सिंपल सी बात है, सीसम अनाज फसल नहीं है। सीसम को खाते हैं क्या हम, है ना। बाजरे के बारे में पता है, बाजरे का तेल नहीं निकाल सकते। बाजरा एक खरीफ फसल है। बाजरे में नंबर 1 कौन सा है, राजस्थान। सीसम अनाज फसल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, निम्नलिखित में से दुधारू पशुओं की नस्ल कौन सी है। दूध देने वाले पशु कौन से हैं। पहले हमने डिस्कस किया था, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि भारत की कौन सी अपनी नस्ल है। भारत की अपनी नस्ल कौन सी हैं, भारत की अपनी नस्ल कौन सी हैं। एक है दुवानी, एक है मतलब भारत की इंडियन नस्ल हैं, देवानी, साहिवाल, गिरी या ओंगोल। ये सारी भारत की अपनी नस्ल हैं। अब देख लीजिए दूध देने वाले पशु कौन सी हैं। ऑप्शन ए हल्दीकर, ऑप्शन बी नागौरी, ऑप्शन सी साहिवाल, ऑप्शन डी काठियावाड़ी। ऑप्शन है ना, जैसे अगर जो हमने पहले डिस्कस किया था, अगर आपने सुन लिया है कि साहिवाल गाय है, वो दूध देती है। ये उत्पत्ति पाकिस्तान में हुई थी, पंजाब प्रांत में। पर एक जिला भी है साहिवाल जिला, जो मिस्टर धर्मेंद्र जी हैं वहीं के रहने वाले हैं, सनी देओल के पापा। ये पाकिस्तान में साहिवाल, पंजाब में फिरोजपुर और अमृतसर जिलों में पाई जाती है। ये भारत के जो राजस्थान है वहाँ श्रीगंगानगर में पाई जाती है साहिवाल। ठीक है। अब इसमें पूछ रखा है वैश्वीकरण के संदर्भ में पीपीपी का पूर्ण रूप क्या, मतलब पीपीपी की फुल फॉर्म क्या है। 2023 में पूछा है ये, 2023 में पूछा है कि पीपीपी की फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है परचेजिंग पार पैरिटी, दूसरा ऑप्शन है परचेजिंग पार पैरिटी, तीसरा ऑप्शन नहीं परचेजिंग पावर पार्टीज, चौथा ऑप्शन है परचेज पावर पैरिटी, तीसरा ऑप्शन है परचेज पावर पैरिटी, चौथा ऑप्शन है परचेजिंग पावर पैरिटी। पहला ऑप्शन है परचेजिंग पावर पैरिटी, दूसरा ऑप्शन है परचेजिंग पावर पार्टीज, तीसरा ऑप्शन है परचेज पावर पार्टीज पार्ट पैरिटी, और चौथा ऑप्शन है परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका आंसर है परचेजिंग पावर पैरिटी। और भारत परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और वैसे नॉमिनल जीडीपी के मामले में हमने जापान को छोड़ दिया, अब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा योगदान होता है
अर्थव्यवस्था में जो जो सबसे बड़ा योगदान होता है एज अ पैसों के मामले में, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा योगदान कर रहा है पैसों के मामले में? वो योगदान करता है तुम्हारा, कौन करता है? तृतीयक क्षेत्र। और फिर करता है द्वितीयक क्षेत्र, फिर करता है प्राथमिक क्षेत्र। और अगर रोजगार के मामले में सबसे बड़ा योगदान कौन करता है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत ने वर्ष 1991 में एनईपी की घोषणा की। वर्ष 1991 में एनईपी की घोषणा की। एनईपी का अर्थ क्या है? वही फुल फॉर्म पूछ रखा है 2023 में। 1991 में अब आपसे पूछो 1991 में क्या हुआ था? अब ऑप्शन ले लीजिए। न्यू इकोनॉमिक प्रोविजन, ऑप्शन बी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑप्शन सी न्यू नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑप्शन डी नेशनल एक्सपोर्ट प्लान। इसका आंसर है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। भारत ने एनईपी पूर्ण रूप से घोषणा की, एनईपी घोषणा करी। सबको पता है भाई, एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वह ना। तो उसके बाद भारत ने एनईपी की घोषणा करी, 1991 में शुरू करी। उस टाइम नरसिम्हा राव थे, उस टाइम नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास की दर को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, मुद्रास्फीति को कम करना, आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करना। आर्थिक मतलब हम अब तेज़ी से ऊपर बढ़ें, विदेशी निवेश, लोग हमारे यहाँ निवेश करें, हमारे यहाँ महंगाई कम हो, हमारा आर्थिक क्षेत्र मतलब स्टेबल हो, ऐसा ना हो कि एक संग गिर गए और अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र आगे आए। अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र आ गया है। ये पूछ सकता है कि 1991 के बाद क्या हुआ है? क्या निजी क्षेत्र कम हुआ है? क्या निजी क्षेत्र ज़्यादा हुआ है? क्या सरकारी क्षेत्र कम हुआ है? क्या सरकारी क्षेत्र ज़्यादा हुआ है? सिंपल सा आंसर है निजी क्षेत्र बड़ा है, सरकारी क्षेत्र कम हुआ है। निजी क्षेत्र बड़ा है, सरकारी क्षेत्र कम हुआ है ना। थैंक यू।